नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो बहुत पावरफुल है लेकिन उतना ही सिंपल भी। हम बात करने वाले हैं उस तरीके की जिससे भारत का नक्शा बदला जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, और ये सब होता है एक ऐसी प्रक्रिया से जो हैरान करने वाली हद तक आसान है। अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है ना, कि तेलंगाना जैसा नया राज्य आखिर बना तो बना कैसे, या फिर उत्तराखंड और झारखंड कैसे बन गए। तो ये कोई जादू नहीं है, इसका सीधा सा जवाब हमारे संविधान के अंदर ही छिपा हुआ। नए राज्य बनाने का पूरा खाका, मतलब जो पूरी प्रक्रिया है, वो हमारे संविधान के कुछ बहुत ही खास आर्टिकल्स में दी गई है। इस पूरी कहानी की जो नींव है वो दो आर्टिकल्स पर टिकी है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। यही वो दो आर्टिकल्स हैं जो हमारी संसद को भारत के पॉलिटिकल मैप को बदलने की असली पावर देते हैं। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, आर्टिकल 2 संसद को पावर देता है कि वो किसी नए इलाके को भारत में शामिल कर सके, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर के नक्शे को बदलने के लिए है, जैसे किसी बड़े राज्य को तोड़कर दो छोटे राज्य बनाना, उनकी बाउंड्रीज बदलना, या यहाँ तक कि उनका नाम बदलना। तो आर्टिकल 2 और 3 हमें ये बताते हैं कि क्या किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इस पूरे प्रोसेस की जो असली ताकत है वो एक और आर्टिकल में छिपी है, और वो असली चाबी है आर्टिकल 4। यही वो आर्टिकल है जो इस पूरे काम को इतना स्मूथ और असरदार बनाता है। तो ये आर्टिकल 4 कहता क्या है? देखिए, ये बहुत सीधी सी बात कहता है। ये बस इतना बताता है कि जब भी आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई कानून बनेगा तो उसी कानून के अंदर संविधान की पहली और चौथी अनुसूची यानी फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को बदलने का प्रोविजन भी होगा। ये एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि बदलाव को ऑफिशियल कैसे करना है। प्रोसेस इतना सीधा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। स्टेप 1, संसद एक नॉर्मल कानून पास करती है। स्टेप 2, इस कानून से फर्स्ट शेड्यूल अपडेट हो जाती है, जिसमें सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट होती है। और स्टेप 3, फोर्थ शेड्यूल को भी बदल दिया जाता है ताकि नए राज्य को राज्यसभा में उसकी सीटें मिल सकें। बस हो गया काम। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी और कह सकते हैं चौंकाने वाला हिस्सा। जब संविधान के शेड्यूल्स बदले जा रहे हैं तो फिर इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाता? यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि इस तरह से बनाए गए कानून को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही वो बात है जो इस पूरे प्रोसेस को इतना फ्लेक्सिबल बना देती है, क्योंकि इससे उस मुश्किल और लंबी संशोधन प्रक्रिया से गुजरना ही नहीं पड़ता। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक नया राज्य बनाने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी जितने सदस्य संसद में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा का समर्थन। अब इसकी तुलना कीजिए स्पेशल मेजॉरिटी से, जो आर्टिकल 368 के लिए चाहिए। उसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और मौजूद लोगों में से 2/3 का बहुमत चाहिए होता है। जाहिर है, सिंपल मेजॉरिटी वाला रास्ता कहीं ज्यादा आसान है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं। इस आसान प्रक्रिया का इस्तेमाल भारत के इतिहास में कई बार देश को एक नया आकार देने के लिए किया गया है। कुछ बड़े उदाहरणों को देखते हैं। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने भाषा के आधार पर पूरे देश के राज्यों को फिर से बनाया। फिर साल 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने, और अभी हाल ही में 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। ये सारे बड़े बदलाव ये सब मुमकिन हुए उसी आर्टिकल 4 की सिंपल प्रोसेस की वजह से। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, आर्टिकल 4 नए राज्य बनाने के प्रोसेस को बेहद आसान बनाता है। दूसरी, ये संसद को सिंपल मेजॉरिटी से काम करने की ताकत देता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसे एक मुश्किल संविधान संशोधन नहीं माना जाता। और आखिर में, ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को एक बहुत जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये बचता है, ये जो सादगी है, ये जो आसानी है, ये हमारी संसद को भारत का नक्शा बदलने की कितनी बड़ी शक्ति देती है, और ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर के बैलेंस के बारे में हमें क्या बताती है? इस पर सोचिएगा जरूर।